एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट में किस आर्टिकल में क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखी हुई है, तो इट इज आर्टिकल नंबर 84। मुझे याद है 84 में लिखा हुआ, 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट है। तो 84 में मैं क्या कर दूंगा, 89 ऐड कर दूंगा, 173, एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वालिफिकेशन है क्या वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन है क्या उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है जरा बताओ, एज कितनी होनी चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन तो वही है कि भाई आप सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो, ओथ शपथ आपने ले रखी हो थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था किसमें लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, ठीक है। प्लस साथ ही साथ आपकी एज जो है, मिनिमम एज, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल, और अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल। इसीलिए कभी कभी राज्यसभा के जो मेंबर, राज्यसभा को हम हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोल देते हैं, हाउस ऑफ परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं राज्यसभा को, क्योंकि स्टेट्स से लोग चुन के जाते हैं राज्यसभा में। Which article of the Constitution mentions that in the performance of his or her duties, the Attorney General for India shall have the right of audience in all the courts in the territory of India? बताइए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। और बाकी राज्यसभा के प्रोसीजर में कोई थिंग बता चुका हूँ, जिस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसी तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष तौर से चुनाव होता है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया वोट नहीं करते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक। और बताइए राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस स्टेट की है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो हमने आर्टिकल नंबर 74 पढ़ा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। 75 के सारे 6 क्लॉजेस पढ़े हैं। 77 भी पढ़ा है, 78 भी पढ़ा है, 79, 80, 81 सब पढ़े हैं, बट 76 बीच में छूटा हुआ था। तो आर्टिकल नंबर 76 को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो 76 है वो एजी की बात करता है, यानी अटॉर्नी जनरल, जिनको हम महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। अब इनके क्या है कि ना टोटल 4 क्लॉजेज हैं। कितने क्लॉजेज हैं, 4 क्लॉजेज। तो पहला क्लॉज तो बोलता है अटॉर्नी जनरल शैल बी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट, यानी इसकी अपॉइंटमेंट की बात करता है। शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा, वो लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा इसके ड्यूटीज की के बारे में बात करता है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइज करता है लीगल मैटर्स में। गवर्नमेंट को एडवाइज करता है किन मैटर्स में, लीगल मैटर्स में एडवाइज करता है। तीसरा चीज, इसीलिए इसीलिए इसको हम हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोलते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है। एक तरह से सरकार का, केंद्र सरकार का वकील होता है ये, जो उनके उनके बिहाफ में कोर्ट्स में केसेस लड़ेगा। एंड ही हैज राइट टू ऑडियंस, ही शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, इन ऑल दी कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी कंट्री में इन ऑल दी कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं वहां पर इसको राइट टू ऑडियंस होगा, कहीं पे भी जा सकता है हियरिंग में, ठीक है। और चौथा है कि ही शैल सर्व टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जब तक प्लेजर देता रहेगा, आनंद देता रहेगा, तब तक ऑफिस में रहेगा, प्लेजर बंद, ऑफिस बंद, ठीक है। एंड रिमेंबर ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है अगर इस ऑफिस से हटा एक बार, तो ऐसा नहीं कि सरकार का एक बार सरकार का हो गया तो हमेशा जिंदगी भर सरकार का हो गया, नहीं। वो फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस वो कर सकता है ऑफिस से हटने के बाद। पहले कौन थे अभी कौन है आपको बताना है। तो इज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज 76 क्लॉज नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी। पहले थे कौन, एमसी सेतलवाद, जो हमारे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। वैसे तो मैक्वेले था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करेंगे तो एमसी सेतलवाद, तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी है आपको। और अगर अभी पूछेगा तो अभी कौन, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है क्या। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, एक बार कंफर्म करो। करंट में आर वेंकट रमनी है। क्लियर है, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। नो नो नो, देख दो कैसे लिख रहे थे भाई ये वॉइस, फिर वॉइस कट हो रही है बार बार। ऑल ओके ओके, ठीक है।
A father was speaking about the rich cultural heritage of India to his young son and his teenager friends. The fundamental duty in which article was the father promoting. तो एक पिता है जो अपने बेटे से रिच कल्चरल हेरिटेज की बातें कर रहा है भारत की, तो वो किस ड्यूटी को प्रमोट कर रहा है। तो हमने 5 ड्यूटीज़ याद कर ली थी, ए बी सी डी ई। अब आगे हमें देखनी है, ठीक है। तो ए बी सी डी तक हमने देख ली, तो उसको याद भी कर लिया था। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि ए से हमने याद किया था एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, ये सब हमें अबाइड करना है इससे। ए से अबाइड, ए से एंथम। बी से बापू या भगत सिंह, यानी कि जो उनके नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया, वहाँ उस पर हमें उन पद पर चलना है। सी का मतलब 3 होता है, 3 यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रमोट करने की बात है। डी का मतलब है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई का मतलब है, ई का 2 मतलब है, ई से तो है एक, ई का मतलब 5 मतलब 5 उंगलियां साथ रहेंगे, यानी कि कॉमन ब्रदरहुड रहेगा। और ई से इक्वालिटी, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम वेमेन की बात करते हैं, तो टू रेनाउंस द प्रैक्टिसेस व्हिच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन। एफ से हो जाएगा, आपको याद करना फोर्ट। फोर्ट मतलब किला, किला इज काइंड ऑफ हमारा रिच हेरिटेज और कल्चर है, वो हेरिटेज और कल्चर है, ठीक है, जो फोर्ट है। तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है, कल्चर का जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो एफ से फोर्ट याद कर लोगे, बिकॉज फोर्ट जो किले होते हैं हमारे हेरिटेज को ही दिखाते हैं। जी की अगर बात करेंगे तो जी से हम याद रखेंगे ग्रीनरी, हरियाली। और हरियाली मतलब एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। एच से ह्यूमनिज्म, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई से हम याद करते हैं, ठीक है, एच से तो याद हो जाएगा ना ह्यूमनिज्म। आई से हम याद करते हैं, आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा गांधी जी का कहना था। कोई तुम्हें आंख दिखाता है, तुम भी उसको आंख दिखाओगे तो ऐसे पूरा जग अंदाज जाएगा। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, लड़ना नहीं है, यानी कि वॉयलेंस नहीं करना है, टू एब्जॉर्ब द वॉयलेंस। और जे से हो जाएगा जडेजा, ठीक है। जडेजा क्या है, जडेजा सारे बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, हर चीज में एक्सीलेंट है। तो जे वाली वही बात करी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। एक और बच गई, आपको पता है, ये तो 10 ड्यूटीज हैं जिनको कि दोज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 11th नंबर की जो ड्यूटी है उसको हमने ऐड किया था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002, जो कि गार्जियंस को ड्यूटी दे रही थी कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है ना। तो 11th नंबर के जो एक दूसरे अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। यहाँ पर हेरिटेज कल्चर की बात हो रही है, तो एफ से हो जाएगा आपका हेरिटेज और कल्चर। ई मतलब इक्वालिटी यानी कॉमन ब्रदरहुड एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। और आपको बताना है कि जो हमने रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट है उसको हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जल्दी से बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, तो याद हो गया ना आपको, और आराम से, ठीक है। ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि किस क्लॉज में क्या है, क्योंकि 51A में तो सारी फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है, लेकिन किस क्लॉज में क्या है वो पता होना चाहिए आपको। व्हिच इज द बिगेस्ट ड्यूटी ऑफ द अपर ब्रह्मपुत्र दैट ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतन हिमालयाज एंड विंड्स इट्स अवे इनटू इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ओके, ठीक है। तो यानी कि अरुणाचल अपर जो आपका ये पार्ट है तिब्बतन हिमालय, वहां से ओरिजिनेट होती है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। मानस, सुबनसारी, धानसारी, ठीक है, धानसारी होगा, और तीस्ता। तो आपको पता है तीस्ता जो है ये सिक्किम के इधर से निकलती है, सिक्किम के पास से, ठीक है। और अरुणाचल में नहीं जाती है ये, सिक्किम और अरुणाचल इतना भी पास में तो है नहीं, ठीक है। ये सीधा इसी सिक्किम से नीचे आ जाती है, अरुणाचल तो इधर साइड है, तो ये तो होगा नहीं। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, तो अरुणाचल में तो ये नहीं होगा शायद, तो ऐसे आप इसको एलिमिनेट करते हैं। आंसर इसका सुबनसारी होगा। हम पहले पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में सारी चीजें, इसमें तो आपको ऐसे समझ आएगा नहीं, मेरी सुंदर सुंदर ड्राइंग अभी आप तुम देखोगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इंडिया, तो यहाँ पर क्या कैलाश मानसरोवर है, तो कुछ इस तरह से निकलती है। बस यहाँ से मैं आपको ये बस दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर रेंज से निकलती है और कुछ यूं आती है, चलती रहती है। ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है अंसी ग्लेशियर से। इसको या तो अंसी ग्लेशियर बोलते हैं या चेमा युंगदुंग ग्लेशियर बोलते हैं, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर बोलते हैं इसको। अब जब ये निकलती है ना, ग्लेशियर का नाम है, तो इसका नाम होता है यारलंग सांगपो या फिर इन शॉर्ट सांगपो, ठीक है। और जब निकलती आती है यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर वो यू टर्न मार दिया, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये नाम क्या है, जहाँ पर जो चाइना है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नाम क्या है, यू टर्न मार के अरुणाचल में एंटर करेगी, जहाँ पर इसका नाम पहले सियांग पड़ेगा, हाईलैंड, देन दिबांग पड़ेगा, दिबांग नहीं पड़ेगा, दिबांग पड़ेगा, दिबांग तो इसकी देन ये स्टेट अरुणाचल में आएगी, असम में एंटर करेगी, कहाँ पर ये एंटर करेगी इस असम में, ठीक है। असम में यहाँ पर एक आइलैंड बनाएगी जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, चलती रहेगी, एकदम से साउथवर्ड टर्न मारेगी और एंटर करेगी बांग्लादेश में। जहाँ से साउथवर्ड टर्न मारती है पॉइंट एट बेटी, जो कि असम में पड़ता है। ये जो इसने आइलैंड बनाया है, दिस इज योर मजूली आइलैंड, ठीक है, दिस इज योर मजूली आइलैंड।
जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, रिवराइन आइलैंड है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो लोहित यहाँ से आएगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत से, ये लोहित है जो ईस्टर्न तिब्बतन हाइलैंड्स में निकल जाती है, यहाँ से आपकी ज्वाइन करती है इसको धानसारी, ठीक है। धानसारी ज्वाइन करती है, सुबनसारी ऊपर से आएगी, सुबनसारी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, राइट। ये आपकी सुबनसारी जो तिब्बत से आ रही है, सुबनसारी। यहाँ पर है आपकी मानस, और यहाँ पर इस तरह से आती है तीस्ता, ठीक है। तीस्ता जो सिक्किम वाला जो पार्ट है वहाँ से निकलती है। तो तीस्ता, मानस, सुबनसारी, लोहित, धानसारी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। एक और ट्रिब्यूटरी है, और ट्रिब्यूटरी का नाम है दिबांग। दिहांग उसका नाम है, दिबांग उसकी ट्रिब्यूटरी है। इज दैट क्लियर? एंड आल्सो रिमेंबर, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। अगेन रिपीट माय वर्ड्स, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयस, यानी कि जो हिमालयस की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। देख पा रहे हैं आप, ये तीस्ता सिक्किम वाले एरिया से दिख रहा है आपको, ये तीस्ता सिक्किम वाले एरिया से, लोहित ईस्टर्न तिब्बतन हिमालय से निकल रही है, सुबनसारी तिब्बत से वो भी निकल रही है, देन यहाँ से मानस आ रही है, ठीक है। और ये आपकी धानसारी है, लोहित। अब ये जो आप देख पा रहे हैं बराक, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी में नहीं कहूँगा इसको। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि जब ये आती है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र आती है आपकी बांग्लादेश में, तो इसका जो नाम पड़ जाता है वो होता है जमुना, ठीक है, जमुना नाम पड़ जाता है। लेकिन होता यह है कि यहाँ से एक और रिवर आ रखी होती है जिसका नाम आपको पता है, जिसका नाम क्या है, गंगा। और ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है, ये आपकी जमुना, ये गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है। और ये मिलकर यहाँ पर बन जाती है मेघना, ठीक है। ये क्या है, ये मेघना है। और इसकी मेघना की ट्रिब्यूटरी बराक, जो कि मणिपुर से निकलती है, मणिपुर मिजोरम से होते हुए आती है और ज्वाइन करती है यहाँ पर, ठीक है। ये है बराक। और एक चीज और, बराक और बराकर में अंतर है। बराकर एक अलग रिवर है जो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, जो दामोदर की ट्रिब्यूटरी झारखंड वाले रीजन में छोटा नागपुर में। बराक जो है मेघना की ट्रिब्यूटरी है। याद रहेगी चीज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ, पूर्वांचल हिमालय में शामिल क्या नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, नागा, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, सफेद पंजाल रेंज। तो जो हिमालयाज है उनका रीजनल डिवीजन करते हैं, जैसे कश्मीर हिमालयाज है ना, उत्तरांचल हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज, और इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज। तो कश्मीर हिमालयाज में कुछ हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल हमने बात किया था करेवा का। करेवा क्या होता है बताओ? ऐसे उत्तरांचल हिमालय में आओगे तो यहाँ पे भी कुछ फीचर हैं, जैसे यहाँ पर बुग्याल देखने को तुमको मिलते हैं। बुग्याल क्या होते हैं? समर ग्रासलैंड्स होते हैं, ये होते हैं समर ग्रासलैंड्स, जहाँ पर आपको ट्राइब देखने को मिलती है जिसको हम भोटिया ट्राइब बोलते हैं। भोटिया यहाँ पर डांस भी होता है, अगर फेस्टिवल भी होता है यहाँ पर उत्तराखंड में। देन सिक्किम हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज में आपको इंडिया की हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी, जैसे कि जो कंचनजंगा है। हाइट कितनी है जरा बताइए कंचनजंगा की। और यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे आपको, उनको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज का जो पार्ट है। कौन कौन सी हिल्स है पूर्वांचल हिमालय का पार्ट? तो डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। कोशिश करिए इसी ऑर्डर में याद हो आपको, क्योंकि अगर मान लो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट लगाने को पूछ ले तो आपको पता हो। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ठीक है। देन निशी भी होगी यहीं पे, मिशमी के बाद यहाँ पे निशी भी है, मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, निशी भी है, निशी, ठीक है। देन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पटकाई बम, नागा, मणिपुर हिल और मीजो। मीजो को हम लुशाई हिल्स भी बोल देते हैं, मीजो या फिर लुशाई हिल्स, ठीक है। तो ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, नागा भी, मणिपुर भी है और मिजो भी है, बट पीर पंजाल रेंज तो है ही नहीं। पीर पंजाल क्या है? ये लेसर हिमालय का नाम है कश्मीर में। लेसर हिमालय के डिफरेंट नाम थे, कश्मीर में पीर पंजाल रेंज, देन आप हिमाचल में धौलाधर रेंज, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत रेंज। बात करें इसकी हाइट की, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है 8598 मीटर कंचनजंगा। अब ये जो तुमको दिखाई गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, निकेर, ये सब जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। बहुत चीख के बता चुका हूं आपको। और इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, कैसे नाम शुरू होता है, क्या बोलते हैं? वैसे तो इसको मेघालय प्लेटू बोलते हैं, मेघालय वाली हिल्स को, इनको कर्बी अंगलोंग प्लेटू। लेकिन ओवरऑल भी आपसे कर्बी अंगलोंग प्लेटू करके पूछेगा तो आप क्या आंसर देंगे? कर्बी अंगलोंग प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ पर मैं पता है मालदा फॉल्ट है, मालदा गैप है, और वो राजमहल हिल्स इसके यहाँ पर देखने को मिलती है। राजमहल हिल्स का एक्सटेंशन है जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है ओवरऑल। क्लियर? Which of the following pairs of the conspiracy of countries named grassland is correct? इनमें से कौन सा सही है? देश और जो घास का मैदान है, नहीं तो 1 not 2, only 1, only 2, या फिर only 1 and 2। तो आंसर क्या होगा? Now what are grassland? Grasslands are घास के मैदान। घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ पर बारिश इतनी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हों, और इतनी भी नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ग्रासलैंड वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर, ठीक है, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन दोनों रहता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल और दूसरे को बोलते हैं टेम्परेट। किस बेसिस पे? बड़ा आसान है भाई, जो ट्रॉपिक्स में पाए जाएंगे वो ट्रॉपिकल, जो टेम्परेट एरिया में पाए जाएंगे वो टेम्परेट ग्रासलैंड, एज सिंपल एज दैट। और ये तो आपको पता ही है, हम लोग रोज करते हैं। ट्रॉपिकल की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से आएंगे? चलो मैं ग्रासलैंड का नाम लिखता हूँ आपको, या तो मैं कंट्री या कॉन्टिनेंट का नाम लिखता हूँ, ग्रासलैंड का नाम लिखता हूँ, ठीक है। अफ्रीका, ये ट्रॉपिकल में आता है। ब्राजील ट्रॉपिकल में आता है। वेनेजुला ट्रॉपिकल में आता है, ठीक है। बताओ टेम्परेट में अगर बात करेंगे तो स्टेपी आएंगे, प्रेरीज आएंगे, देन आपके पुश्ताज लिख लो, पुश्ताज, पंपास, डाउन्स एंड फेल्ट्स, ठीक है। फेल्ट्स, वेल्ड लिखते हैं इसको लेकिन प्रोनाउंस फेल्ट करते हैं। खैर, तो स्टेपी की अगर बात करेंगे तो पहले ये देखते हैं, फ्री का जब होता है तो लोग क्या बोलते हैं? सवाना, सवाना। बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तुम्हारा वाला है। वेनेजुला लानोस। स्टेपी, एशिया में लोग बोलते हैं क्या कि स्टेप्स धीरे धीरे चलो, ऐसा नहीं बोलते ना कि पहले कोई ग्रुप डी का एग्जाम निकालो, फिर एसएससी दो, फिर यूपीएससी, स्टेप बाय स्टेप। एशिया में लोग बोलते हैं स्टेप एकदम से मत चलो, ठीक है, छलांग मत लगाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो यूरोप और एशिया में, अच्छा यूराल रेंज के आसपास वाला रीजन यूरेशिया, वहाँ पर स्टेपी। प्रेरीज की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूएसए में बोल सकते हो, यूएसए और कनाडा, ठीक है, दोनों नॉर्थ अमेरिका में। इनको हम जानते हैं वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से, वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। पुश्ताज ये हंगरी में,
पंपास अर्जेंटीना, अर्जेंटीना टीना पास आओ, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ग्रास देखने को मिलती है जिसको कि अल्फा अल्फा ग्रास बोलते हैं। और यहाँ वीट ग्रेनीज क्यों है, ध्यान रखना यहाँ की जो ग्रास है ना वो शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस है। कैसी है, कैसी है, शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास, शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास है। यहाँ से डाउन नीचे जाना पड़ता है अगर आपको जाना, जैसे इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाना होगा तो आपको नीचे जाना होगा, तो डाउन है ऑस्ट्रेलिया का। एंड फेल्ट है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया क्या होस्ट करने वाले हैं 2027 में। तो आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना, पंपास, ब्राजील, स्टेपी नहीं, कंपोज होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1B, ओनली 1, ठीक है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, इन द 11th सेंचुरी अंडर महमूद ऑफ गजनी, गजनी अ स्मॉल टाउन इन डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर ऑफ द गजनवाइट्स। तो कहाँ से आया था गजनी? क्लोज अप लेजेंड। न्यूजीलैंड का भी नोट कर सकते थे, पूछता तो नहीं न्यूजीलैंड का, लेकिन न्यूजीलैंड भी आपका टेम्परेट में ही आएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड, न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कैंटरबरी, ठीक है, कैंटरबरी, न्यू कैडबरी, ऐसे याद कर सकता हूँ। तो भी महमूद ऑफ गजनी आया था अपना अफगानिस्तान से। ही वॉज द सेकेंड इस्लामिक इन्वेडर आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम, है ना। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये पहला इस्लामिक इन्वेडर था जिसने कि सिंध पर अटैक किया था, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर। एंड इसी ने सबसे पहले जजिया को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। देन अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो जो गजनी था वो गजनवाइड एम्पायर से आया था जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। वो सेकंड इस्लामिक इन्वेडर, दूसरा इस्लामिक इन्वेडर था जिसने के अटैक किया था एक हिंदू डायनेस्टी के रूलर थे जयपाल, उन पर अटैक किया था और जयपाल ने उसके बाद सुसाइड कर लिया था, ठीक है, आउट ऑफ बेइज्जती। गजनी के बारे में आपको पता है कि भाई इसका जो फर्स्ट अटैक है, ध्यान रखना, जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो पाकिस्तान वाला एरिया वहाँ पर हिंदू शाही डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, जयपाल रूल कर रहे थे। तो एक्चुअली में ये महमूद ऑफ गजनवी ने अपने फादर का बदला लिया था जयपाल से और 1000 AD पर अटैक किया था। देन आपको पता होगा एक सोमनाथ का अटैक है ना। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई महमूद जो मोहम्मद गौरी उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उसने नहीं। एक्चुअली में गजनी नहीं है, जो गजनवाइड एम्पायर से आया था इसने 17 बार अटैक किया था। पहला तो मैंने बता दिया, कहीं 1000 कहीं 1001 AD आपको मिलेगा। सोमनाथ पे जो अटैक हुआ था वो 1026 AD में हुआ था। और जो लास्ट अटैक है, लास्ट वाला जो अटैक है, जो 17th अटैक है, वो 1027 AD में हुआ था, जहाँ पर इसने जाट्स पर अटैक किया था। कहाँ पर? जाट्स पर अटैक किया था इसने। सेकंड और थर्ड इस्लामिक इन्वेडर कौन था उसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के बारे में सारी चीज़ें देख चुके कि क्वीन नैकी देवी ने इसको हराया था, है ना, जो सोलंकी डायनेस्टी की एक रूलर थी। तो उन्होंने इसको हराया था गुजरात में, किंग भीमदेव जो थे, सॉरी भीमदेव बोल रहा हूँ, जो क्वीन नैकी देवी थी उन्होंने हराया था। देन उसके बाद ही यहाँ से आया था इस रास्ते से, जहाँ पर जो तराइन है वहाँ पर इसने 2 बैटल लड़े थे महमूद सॉरी पृथ्वीराज चौहान से, जिनको हम पृथ्वीराज the थर्ड के नाम से जानते हैं। 1191 AD में जो हार गया, ये 1192 में जो ये जीत गया, 1194 में बैटल ऑफ ये किंग जयचंद के साथ बैटल ऑफ चंदावर इसने लड़ा 1194 में, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो किताब किसने लिखी थी आप कमेंट में बताइए। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century कॉटन मिल्स इन इंडिया वर मोस्टली लोकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ज़्यादातर जो कॉटन मिल्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड थी? असम, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। कॉटन देख के हम ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं कि भाई कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल है, जिसको रेगर के नाम से जानते हैं, इम्परमिएबल है, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है। सॉइल क्रैक्स डेवलप कर लेती है जब ड्राई होती है, स्टिकी हो जाती है जब ये वेट होती है। कॉटन को रिक्वायर्ड होते हैं 210 फर्स्ट 3 डेज की। और कॉटन को हम सिल्वर फाइबर के नाम से भी जानते हैं। फाइबर क्रॉप्स हमारी 3 तरह की होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं फाइबर क्रॉप्स, जिसमें कि एक तो होती है हमारी कॉटन, दूसरी होती है जूट और तीसरी होती है भांग, दैट इज हेम्प, ठीक। कॉटन मिल की अगर बात करेंगे तो जो पहली कॉटन मिल है वो स्टैब्लिश तो होती है आपकी 1818 में, बट वो फेल हो जाती है। पहली कॉटन मिल 1818 में 1888 में फोर्ट ग्लॉस्टर में, ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर में इसको स्टैब्लिश किया जाता है, बट इट वाज फेल पूरी तरह से। 1854 में आती है 1854, ठीक है, ये इसका नाम होता है बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन। तो ये फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ पड़ता है? कैलकाटा में है, ठीक है। तो कैलकाटा में फेल हो गया था बॉम्बे। और क्यों फेल हो गया था? गेस कोई गेस करेगा? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, केजीएन डेबर में इसको केजीएन डेबर के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। और नाम याद रखते हैं, CN डावर करके नाम था एक लोग का, ठीक है। उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था इस बॉम्बे एंड स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन को, जो कि पहली कॉटन मिल थी। कहाँ पर? 1854। और वैसे बात है बॉम्बे में होगी, ठीक है। केजीएन डेबर, ध्यान रखना नाम।
देन आप ये ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछे कि पहली जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल जो है कब और कहाँ पर आई, तो पहली जूट मिल 1854 के जस्ट एक साल बाद इन द ईयर 1855 1855 में कहाँ पर, रिसरा वेस्ट बंगाल में एक मिल स्टैब्लिश करी गई जिसका नाम है ऑकलैंड मिल। जूट गोल्डन रेवोल्यूशन से संबंधित है, गोल्डन फाइबर है ये। जूट की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करती है कंट्री, पहली बात तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पहली बात तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन करता है इसका सबसे ज़्यादा इंडिया, और एक्सपोर्ट की अगर एक्सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो करता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर थी चीज़, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया था जिसको हम जानते हैं कैलिको एक्ट के नाम से, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैलिको एक्ट से इन्होंने ये किया था, कैलिको इज अ काइंड ऑफ कॉटन का कपड़ा, तो कैलिको एक्ट पास करके इन्होंने ये दे बैंड, ठीक है, दे बैंड द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स का जो यूज है उसको बैन कर दिया था इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में इसको बैन कर दिया था। कैलिको एक्ट की अगर बात करेंगे तो इस 1720 में आया था, 1720 में। ठीक है, बैन इसलिए कर दिया था अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को सिक्योर करने के लिए इंग्लैंड में, सो दैट क्योंकि इंडिया से जो आता था कपास, वो जो कैलिको होता था वो बहुत बढ़िया होता था, जो कपास के कपड़े आते थे प्रिंटेड, तो उनको बैन कर दिया था इन्होंने कैलिको एक्ट के द्वारा 1720 में। राइट, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर एंड डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द सॉइल ऑफ द इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सब पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? अजय कुमार यूपीएससी के लिए मूल विधि, ओके ठीक है। स्क्रीनशॉट चारुल वो है क्या कि अगर स्क्रीनशॉट अलाउ होगा तो फिर पूरे ऐप में अलाउ होगा, ऐसे अलग से नहीं होगा इसलिए। ठीक है, चलो तो अब इसको शुरू करते हैं। तो डिसाइसिव कौन सा था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो नहीं था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जरा बताइए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जिसका सही आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ कब था? 1757 में 1757 में। तो हुआ क्या था? मुगल्स धीरे धीरे होने लगे थे, जिसके चलते इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल के आए थे, 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स, एक ये और एक ये था आपका बंगाल, अवध और हैदराबाद। 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स इंडिपेंडेंट हो गए थे हैदराबाद मुगल रूल से, क्योंकि मुगल्स वीक होने लगे थे। अवध का पहला नवाब था सादत अली खान या फिर सादत खान बुरहानुल मुल्क। मैं सादत खान लिख रहा हूँ, तो यार चलो पूरा लिख देता हूँ, सादत खान बुरहानुल मुल्क। ठीक है, हैदराबाद का था पहला नवाब निजामुल मुल्क असफ जा। ठीक है, असफ जा। और बंगाल की अगर बात करेंगे तो था मुर्शिद कुली खान, जिसका ओरिजिनल नेम कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि सूर्य नारायण मिश्रा था। ठीक है, देन औरंगजेब ने इसको कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म अपनाया और बंगाल की कमान संभाली। धीरे धीरे आगे चल के यहाँ का नवाब हुआ जिसका नाम हुआ अली वर्दी खान। ठीक है, अली वर्दी खान। और जब इसने अपनी वर्दी उतारी तो इसकी बेटी का बेटा था, ठीक है, इसका पोता, उसका नाम हुआ सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने जब कमान संभाली तो ही वाज वेरी यंग। इसने सबसे पहले काम किया कि 1717 में 1717 में एक फरमान इशू किया गया था, एक फरमान इशू किया गया था बाय फारूक सियार, जिसमें कि इसने ये बोला था कि जो ब्रिटिशर्स हैं एक फिक्स्ड अमाउंट पे करके अपना जो है दस्तक एक तरह से इशू करने की पावर दे दी थी और बिना टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं ये लोग कहाँ पर? बंगाल वाले रीजन में। और बंगाल बहुत बड़ा मतलब एक तरह से रेवेन्यू हुआ करता था उस टाइम का। एक तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी रहती थी वहाँ पर और रेवेन्यू की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो फारूक सियार की बीमारी ठीक करके ब्रिटिशर्स ने ये फरमान से ले लिया। अब उस फरमान को कैंसिल कर दिया सिराजुद्दौला ने कि कोई दस्तक इशू नहीं करोगे और पूरा पैसा तुमको जमा करना होगा, टैक्स जमा करना होगा। फ्रांसीसियों को भी यही बात बोली और अंग्रेजों की बात बोली, फ्रांसीसी तो मान गया बट अंग्रेज नहीं माने, तो इसने क्या कर दिया? चढ़ाई कर दी और एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी का नाम हुआ ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें किसने कुछ अंग्रेजों को क्या किया? ब्लैक होल ट्रेजेडी। फोर्ट विलियम में बंद कर दिया, कालकोठरी की घटना बोलते हैं। उसमें काफी अंग्रेजों की डेथ हो गई। रॉबर्ट क्लाइव जुड़ गया और उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ चढ़ाई कर दी। अकेले तो कर नहीं सकता था, इसलिए सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर है जिसका नाम हुआ मीर जाफर की हेल्प ली और उसकी हेल्प लेके
ब्रिटिशर्स ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बैटल ऑफ प्लेसी इसको बोलते हैं, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस टाइम पे जो मुगल शासक हुआ उसका नाम हुआ आलमगीर दी सेकंड, ध्यान रखना उस टाइम का जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। तो वैसे इसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला बैटल जो बक्सर होता है 64 में, उसमें होता है मुगल जो होता है शाह आलम टू, लेकिन यहाँ पर ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। इट इज कंसीडर्ड मेजर एंड डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द रीजन, जैसे अभी मैंने बताया बंगाल एक तरह से रेवेन्यू का हब था। और ये बंगाल ब्रिटिशर्स के टाइम तक भी, आपको पता है 1911 में ब्रिटिशर्स ने फाइनली अनाउंस किया था कि अब बंगाल कैपिटल नहीं रहेगा। तब तक तो आप ये मानिए कि बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर रहा। क्लियर थी चीज। तो मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, दूसरी का मिलिट्री कमांडर था, और चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ठीक है, चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, लेकिन में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी? यूनियन बैंक, आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एसबीआई? 10 क्वेश्चन हो चुके, थोड़ा गर्दन घुमाओ कार्यक्रम कर लेंगे। ठीक है, आंखें ब्लिंक कर लेंगे, डीप ब्रीथ ले लेंगे और थोड़ा सा पानी पी लेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे ना। जान है तो जहान है। तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो कौन बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को पूरा देखता है? इट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर द सेम रीजन आरबीआई को जो है बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जाना जाता है। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो आरबीआई है वो पैसा लेंड करता है, वो पैसा देता है। किसको देता है? बैंक्स को देता है। बैंक्स को रेगुलेट करता है, इसलिए बैंक्स के नाम से जानते हैं। आरबीआई की हिस्ट्री जरा समझ लेते हैं। तो आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 इन द ईयर 1935, 1 अप्रैल 1935 को ये बनता है। ठीक है, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर होता है, कोलकाता में। देन बाद में शिफ्ट होता है कहां पर? इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है मुंबई में। क्लियर? आरबीआई की अगर बात करेंगे तो इसको सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। हिल्टन यंग कमीशन जो 1926 में बना था, उसके रिकमेंडेशन पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जब एस्टैब्लिश किया गया तो ये मतलब ऐसा पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। तो फिर इसको नेशनलाइज किया गया थ्रू द आरबीआई एक्ट ऑफ 1949 का जो एक्ट है, उसने इसको राष्ट्रीयकरण किया, इसका नेशनलाइजेशन किया। क्लियर? और जो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 है, यही इसको पावर देता है इनको गवर्न करने, इनको बैंक को रेगुलेट करने की। ठीक है, क्योंकि आरबीआई जो है ना, इट आल्सो सर्व, अगर हम देखें तो 1951 में हुआ था, 1951 में, क्योंकि तब तक 1950-51 तक आरबीआई जो सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का भी रहा था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर, तो उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर पहले इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो ही वाज सीडी देशमुख। आरबीआई के फंक्शंस काफी हैं, जैसे कि ये कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स को नहीं, करेंसी जो होती है उसको प्रिंट करता है। कॉइन्स को मिंट करने का जो काम होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स, इनको मिंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। ये चीज ध्यान रखना। और बाकी करेंसी प्रिंटिंग आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर बी। The general target of the monetary policy is to ensure what? Price stability in the economy, greater tax collection for the government, employment generation in the rural areas. क्या फोकस होता है, क्या मेन पर्पस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का? बिल्कुल सही है, विकास जानवी, बर्पन, अमृत, अंकित। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे तो 2 तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी और एक फिस्कल। मॉनेटरी लाता है आरबीआई और फिस्कल लाता है गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी की अगर बात करेंगे तो इसका काम होता है प्राइस स्टेबिलिटी बिठाना, टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ये सब आपका फिस्कल पॉलिसी से संबंधित हो जाएगा। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपका ये होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरिया, ये भी नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी ओनली ए। आप डिफरेंट टाइप्स का एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे रिकॉल कर सकते हो।
आप रिकॉल कर सकते हो कि कौन सा कर्व होता है जो ये बोलता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, इट इज फिलिप्स कर्व। और कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर होता है, इन्फ्लेशन भी खूब होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, जहां पे इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई और इन्फ्लेशन भी दबा के है ना। डिफरेंट टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें कि एक तरह से फिजिकल गैप है, टेक्नोलॉजी वाला रिसेशन हो जाएगा, साइकिल का रिसेशन हो जाएगा, इसका बाइक का जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, रूरल एरिया में मिलेगा, अर्बन में देखने को मिलेगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। देन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनमें से काफी लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है। दैट मींस हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो का मतलब है कि उनको हटा दिया जाएगा तो कुछ फर्क प्रोडक्टिविटी में पड़ेगा नहीं। ये होता है। और एक होता है हमारा फ्रिक्शनल जिसको कि हम वॉलंटरी या फिक्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, टैक्स कलेक्शन से एक चीज मुझे याद आ रही है, कर्व की बात आई तो मैं कर्व पे यहाँ बता देता हूँ कि एक कर्व है जो कि इस तरह से बेल शेप का कर्व होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लैफर, लैफर कर्व के नाम से जानते हैं। तो लैफर जी ने ये बोला था कि अगर गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर वो टैक्स का रेट बढ़ाएगी, टैक्स का रेट बढ़ाएगी वो, तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके बियॉन्ड वो गिरने लगेगा, क्योंकि फिर कोई अगर पूरा पैसा आपको टैक्स नहीं दे देना तो फिर आप कमाओगे क्यों, आपके पास इंसेंटिव रहेगा नहीं कमाने का। तो ये बेल शेप का कर्व होता है जो कि लैफर जी ने दिया था, बेल शेप्ड कर्व होता है। अब क्योंकि बात आई है तो एक इनइक्वालिटी कर्व के बारे में बता देता हूँ। अगर आपसे पूछ ले इनइक्वालिटी के बारे में कर्व किसने दिया था, तो इनइक्वालिटी कर्व होता है आपका कुछ इस तरह से, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है और ये कर्व ऑफ इनइक्वालिटी होता है कि कितना इनइक्वालिटी, इससे ऊपर कोई कर्व बन ही नहीं सकता है, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी से ऊपर और क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी कर्व होता है जिसको कि लॉरेंस कर्व के नाम से जानते हैं, लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है और इसी से इनइक्वालिटी से ही संबंधित है आपका गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट जिसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर है? आयरन, आयोडीन, जिंक कैन बी कंसीडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। लोहा, आयोडीन और जस्ता को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? माइक्रो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, स्टेरॉइड हार्मोन इंड्यूसर या फिर नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में अंतर क्या होता है? मैक्रोज वो होते हैं जो हमें ग्राम्स में चाहिए होते हैं, माइक्रोज वो होते हैं जो हमें मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं, है ना। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, हमें फैट चाहिए होता है, हमें प्रोटीन चाहिए होता है, हमें ये सब चाहिए होते हैं ग्राम्स में, ठीक है। ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो होते हैं जिसमें कि हमारे वाइटामिन और मिनरल्स आते हैं जो कि हमें मिलीग्राम्स में चाहिए।